Hello friends, welcome to my channel Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. This is Takshi Gupta. So today we are going to start with again collection of data और इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? इसमें आज हम पढ़ेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, किस तरह से इन इंटरव्यू से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं और इनके डिमेरिट्स क्या हैं. With that we also have to cover census and sampling और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? Where census method is used, इसकी यूजेबिलिटी क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं. ठीक है फ्रेंड्स. और वहीं जब बात करेंगे हम सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग में हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? सैम्पलिंग में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें सैम्पल्स को कलेक्ट करना होता है, क्या उसकी यूजेबिलिटी है और क्या उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं. ठीक है फ्रेंड्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो सबसे पहले हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स. टेलीफोनिक इंटरव्यूज, इसका मीनिंग देख लेते हैं. टेलीफोनिक इंटरव्यूज में क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसमें हम या एक इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर जो है वो क्या करेगा, वो इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, मीन्स इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा वाया टेलीफोन. किसके इस्तेमाल से? टेलीफोन के इस्तेमाल से. वो टेलीफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करेगा अपने रिस्पोंडेंट से. तो उस तरह की इंफॉर्मेशन जो उस तरह से कलेक्ट होती है उसको हम कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज. अब इंटरव्यूज क्यों कहा गया फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक प्रीसेट क्वेश्चनर होता है, लेकिन वो क्वेश्चनर जो है ना तो रिस्पोंडेंट को दिया जाता है फिल करने के लिए, ना ही एग्जामिनर जो कि आपका इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर है वो खुद फिल करता है उसके सामने बैठ के, लेकिन हाँ वो इंटरव्यू की तरह उससे क्वेश्चन करेगा एंड उससे आंसर्स को क्या करेगा, जो उसके रिस्पॉन्सेज है उनको नोट डाउन करेगा. ठीक है फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट बात आ जाती है यहाँ पे इसके मेरिट्स की. तो इसके मेरिट्स देख लेते हैं क्या होते हैं. तो जब इसके मेरिट्स की बात आएगी फ्रेंड्स, तो सबसे पहला मेरिट है इसका ओरिजिनलिटी, कि इस तरह का जो डाटा कलेक्शन का मेथड है, जब हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मानते हैं. क्यों ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मानते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स वो हमें डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट से मिलती है. ठीक है. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है जिसे थर्ड पर्सन से हम डाटा कलेक्ट करें, या हम डायरेक्टली इन कंटैक्ट में नहीं हैं अपने रिस्पोंडेंट के. यहाँ पे हम रिस्पोंडेंट के डायरेक्ट इन कंटैक्ट होते हैं. हाँ लिमिटेशंस हैं नो डाउट, लेकिन डाटा वुड बी ओरिजिनल. जो डाटा हमें मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा, वो एक्यूरेट मिलेगा. और जिस पर्सन का डाटा चाहिए, क्योंकि उसी पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो डेफिनेटली डाटा कैसा होगा? एक्यूरेट होगा. और अगर हमारा डाटा ओरिजिनल एज वेल एज एक्यूरेट है तो हम उस डाटा को रिलायबल कह सकते हैं, हम उस डाटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं. डाटा पे ट्रस्ट करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम फर्दर उस डाटा को आगे यूज कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डीमेरिट ये है फ्रेंड्स कि इसमें पर्सनल बायस्डनेस आने का चांस होता है. क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है हो सकता है कि वो ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन कलेक्शन वो बायस्ड हो जाए. ठीक है. और अगर वो बायस्ड हो जाता है देन इट वुड गिव अस रॉन्ग कंक्लूजन. जो हम काफ़ी टाइम से स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें, कि बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी एक चीज़ के लिए. हमें फेवरिज्म को शो नहीं करना है जब भी हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. और दूसरी चीज़ है यहाँ पे दैट देयर इज अ लिमिटेड एक्सेस. एक्चुअली लिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है कि हमारी अप्रोच जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सकती. अब यहाँ पे ये जो मेथड है जब ये इवॉल्व हुआ है उस टाइम की अगर बात की जाए तो ये डीमेरिट भी इसका उसी टाइम का है. एंड उस टाइम पे पहले की बात की जाए तो लोगों के पास टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स जो है इतने सारे नहीं होते थे. ठीक है. हर घर में जो है मोबाइल फोन या टेलीफोन अवेलेबल नहीं था. तो मतलब मोस्टली अगर होता भी था ज़्यादा से ज़्यादा एक मोहल्ले में एक फ़ोन होता था और पूरा मोहल्ला वहीं से कॉल करता था. यहाँ तो एसटीडीज एंड पीसीओ से कॉल किया करते थे. बट अब क्या है, आज की डेट में हर पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन है, अपना हैंडसेट है. तो ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग, तो लिमिटेड एक्सेस वाला आपको लगेगा कि पॉइंट तो अब गलत हो गया, अब तो ये इसके लिमिटेशंस में आएगा नहीं. लेकिन फ्रेंड्स ये अभी भी इसके लिमिटेशंस में आएगा, क्योंकि मोबाइल्स तो सबके पास हैं लेकिन आज टाइम किसी के पास नहीं है. ठीक है. तो मोबाइल तो है, आप किसी से इंटरव्यू शेड्यूल के लिए अगर आप किसी को डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी को कॉल करेंगे तो क्या वो आपको सही रिस्पॉन्सेज मोबाइल फ़ोन पे देगा? नहीं देगा. अगर तो अननोन पर्सन है तो बिल्कुल नहीं देगा. अगर कोई नोन पर्सन है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई मतलब आपका फ्रेंड है अच्छा, या अच्छा नोन इन रिलेशन है पर्सन, तो
उस केस में शायद वो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यूज में जो है डाटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे, लेकिन अगर आप किसी अननोन पर्सन की बात करोगे तो वो कहेंगे यार क्या फालतू में बकवास नाम है, छोड़ो इसको, ठीक है। सो दिस वुड बी द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, ये लोगों की मेंटालिटी रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से ये कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर्वे मेथड। जब सर्वे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की बात आती है तो हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। सर्वे मेथड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि सर्वे जो है वो दो तरह से किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है सेंसस सर्वे एंड जो अनदर वन इज सैम्पलिंग सर्वे, ठीक है फ्रेंड्स। पहला क्या आ गया मेरे पास, सेंसस सर्वे, फर्स्ट वन इज सेंसस सर्वे। तो अब सेंसस सर्वे की जब मैं बात करूंगी तो सेंसस सर्वे में क्या करना है, अब हमें इस पे क्या पढ़ना है, इसमें हम स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज द यूजेबिलिटी, इसकी यूजेबिलिटी क्या है सेंसस सर्वे की, और इसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है। वहीं जब हम सैम्पलिंग सर्वे की बात करेंगे तो इसमें भी सेम हम यही पढ़ेंगे, इसकी यूजेबिलिटी को, मेरिट्स को एंड डीमेरिट्स को, ठीक है। बट फ्रेंड्स विद दैट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड यूजेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास पढ़ने के लिए है, सबसे पहले इसका मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास इसकी यूजेबिलिटी आ जाएगी, नेक्स्ट में हमारे पास इसके मेरिट्स आ जाएंगे एंड फिर फ्रेंड्स हमारे पास इसके डीमेरिट्स आ जाएंगे। तो सिमिलरली यही चारों चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे भी कवर करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरह से हमें इसको करना है। तो अब आगे बात करते हैं सेंसस सर्वे की। फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करेंगे सबसे पहले सेंसस सर्वे। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं कि सेंसस सर्वे होता क्या है। अब सेंसस सर्वे में क्या होता है फ्रेंड, सेंसस का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें हर एक पॉपुलेशन के मेंबर को डील करना है, खुद उससे पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फ्रेंड्स, दैट इज पॉपुलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन किसको कहते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन वर्ड हमारा है उसको नहीं कहते हैं, बल्कि जो हमारा टारगेट ग्रुप होता है जिनसे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 11th क्लास के बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, मुझे उनके मार्क्स देखने हैं, ठीक है। तो 11th क्लास में अगर मैं ले लूँ कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल, तो उन 100 स्टूडेंट्स का मुझे डाटा चाहिए, तो वो 100 स्टूडेंट्स क्या है फ्रेंड्स, वो मेरी पॉपुलेशन है। तो मैं अपनी पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास जाऊंगी और हर एक मेंबर से उसके मार्क्स पूछूंगी, ठीक है। इस तरह से मैं एवरी एलिमेंट को क्या करूंगी, कवर करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और जब मेरे पास मार्क्स उनके इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उसको फिर कैलकुलेट करूंगी कोई भी मेथड लगा के, जो मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के हम मीन, मोड, मीडियन मेथड्स को यूज करते हैं, तो वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वो मेथड्स का यूज करके मैं क्या करूंगी, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसकी यूजेबिलिटी की। तो यूजेबिलिटी में आएगा सबसे पहले कि स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन पे ये क्या है, इफेक्टिवली काम करता है। अब स्मॉल साइज पे क्यों इफेक्टिवली काम करता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पर्सन टू पर्सन जो है खुद पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, कलेक्ट करना होता है, ड्यू टू विच अगर हमारा पॉपुलेशन साइज लार्जर होगा तो हम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए क्या हो गया, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जहां पे हमारे पास डाइवर्स आइटम्स होती हैं। डाइवर्स आइटम्स का मतलब है हेट्रोजीनियस आइटम्स। हेट्रोजीनियस मींस अलग अलग, ठीक है। जहां पे हमारा जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वो पॉपुलेशन क्या है, वो अलग अलग है। अब जैसे सपोज मैंने बात की यहाँ पे आपके पास कि मुझे 11th क्लास से 100 स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे उसमें रिच हैं, कुछ बच्चे उसमें पुअर हैं, कुछ उसमें मिडिल इनकम ग्रुप के बिलोंग करते हैं, इस तरह के 3 बच्चे, ठीक है। तो अब इन तीनों सेट्स में से मुझे डाटा जो है क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो अगर मैं हर एक इंडिविजुअल का डाटा कलेक्ट करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास निकल के आ जाएगा कि मेरे पास रिच सेक्शन कौन सी है, मिडिल सेक्शन कौन सी है एंड पुअर सेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो डाइवर्स आइटम्स को अगर हमें स्टडी करना हो तो इस तरह के मेथड की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फ्रेंड इंटेंसिव एग्जामिनेशन। अब इंटेंसिव एग्जामिनेशन क्या होता है, इंटेंसिव एग्जामिनेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स जहां पर हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ एग्जामिनेशन चाहिए किसी चीज की, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव एग्जामिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो इन डेप्थ, अब हम पर्सन टू पर्सन और हर एक पर्सन का डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिव एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम इन डेप्थ एग्जामिनेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमें डाटा पे क्या चाहिए होता है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की। अगर मुझे मेरा डाटा जो है वो विदाउट रिलायबिलिटी एंड विदाउट एक्यूरेसी भी काम कर सकता है, मतलब मुझे सिर्फ एक
ब्रीफ आउटलाइन चाहिए कि हाँ इस तरह से ये काम हो रहा है, तो मुझे सेंसस मेथड को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि जो भी मेरा काम हो रहा है वो बिल्कुल एकदम, मुझे उसमें क्या चाहिए, एकदम एक्यूरेसी चाहिए, कंप्लीट रिलायबिलिटी चाहिए और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगी, सेंसस सर्वे मेथड को ही यूज करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात कर लेते हैं सेंसस सर्वे मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो कि लास्ट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस सर्वे से, वो इन्फॉर्मेशन कैसी होती है फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल एंड एक्यूरेट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज लेस बायस्ड। अब बायस्ड का मतलब आप सबको मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अपने हर लेक्चर में मैंने इस बायस्ड टर्म के ऊपर बहुत फोकस दिया है, उसको बहुत बार एक्सप्लेन किया। बायस का मतलब होता है कि फेवरिज्म को शो करना। अब यहाँ पे फेवरिज्म कम शो होता है, लेस बायस्ड होता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेटर है या आपका जो एन्यूमरेटर है उसकी बात करें, हम इन्वेस्टिगेटर की बात करें, तो वो लेस बायस्ड होता है। वो लेस बायस्ड क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको अपनी मर्जी से पॉपुलेशन को चूज नहीं करना है, बल्कि 11th क्लास अगर ली है, अगर उसमें 100 स्टूडेंट्स है तो उसको 100 के 100 स्टूडेंट्स का जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वो किन्हीं 10 या 15 लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसमें से भी अपनी मर्जी से चूज करेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे बायस्ड होने का चांस आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को हम जो है क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उसके साथ, तो इसलिए यहाँ पे बायस्डनेस जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन की बात करता है, एक्सटेंसिव की। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, वो एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन होती है। अब एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से यूज करनी है, वो सब चीजें इसमें क्या की जाती है फ्रेंड्स, बताई जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम मेथड कोई भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया में क्या होता है कि उसमें जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे वो हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, वो लिटरेसी रेट की इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, वो आपके जो मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, आपकी इनकम की इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। तो सभी वेरिएबल्स को वो क्या करते हैं, एक्सटेंसिवली इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्टडी नहीं होती है, बल्कि सब कुछ कवर करके तो है ये स्टडी जो है वो होती है, ठीक है। दूसरी चीज में आ जाती है कि ये डाइवर्स, इसको हम पीछे यूजेबिलिटी में भी क्लियर कर चुके हैं कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है। हेट्रोजीनियस जो है हमारी जो पॉपुलेशन होती है उसको स्टडी करता है, जिसमें मैंने रिच, पुअर एंड मिडिल की आपको सेक्शन वाइज एग्जाम्पल करके बताया। तो उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ये स्टडी करता है, तो ये भी इसका एक मेरिट बन जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है कि ये कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस करता है। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है फ्रेंड कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस जो कि सिंपली नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती हैं करना, उस तरह के इन्वेस्टिगेशंस में भी, अब जैसे हम किसी के पास जाएंगे और उससे सिर्फ इनकम का इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, डाटा मांगेंगे सिर्फ इनकम के रिगार्डिंग, तो क्या वो पर्सन हमें प्रोवाइड करेगा, अपनी इनकम कोई भी रिवील नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो हमें वहाँ पे उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम उसकी जो कंक्लूजन्स है, जो रिजल्ट्स हैं, उनको कैसे डिराइव करेंगे वहां से, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स, तो कॉम्प्लेक्स तरह के जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो भी हमें इसकी हेल्प से हो जाती हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप तो बोलोगे कि इसमें तो डायरेक्टली हम जाके सर्वे कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्यों है। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट इसीलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये पॉवर्टी को भी डिस्कस करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिस्कस करेगा, लिटरेसी को भी डिस्कस करेगा, और जितने वेरिएबल्स आपके इनकम है, कंजम्पशन है, उनको भी डिस्कस करेगा, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल को डिस्कस करता है, तो ये सब वेरिएबल्स जो है फॉर अदर पर्सन सेकेंडरी डाटा की तरह यूज होते हैं। तो जिससे कि क्या हो गया कि इसने इनडायरेक्टली सभी के लिए डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके डीमेरिट्स को देख लेते हैं। तो डीमेरिट्स की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला तो डीमेरिट इसका ये आता है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, एंड डेफिनेटली इट इज़, ये कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें हर एक इंडिविजुअल के पास जाके उसे डाटा कलेक्ट करना पड़ता है पर्सनली, ठीक है। तो इट विल टेक योर टाइम, इट विल टेक योर मनी, एवरीथिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट।
हर एक चीज़ की ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कॉस्टली बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज मैन पावर। मैन पावर तो रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि इन्यूमरेटर्स कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टिगेटर्स कहाँ से आएंगे, वो तो मैन पावर है ना, ठीक है। तो वो जो इन्यूमरेटर है वो कैसे होनी चाहिए, वो हमें ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पूरी पॉपुलेशन को क्या करना है, कवर करना है। अब जैसे सेंसस ऑफ इंडिया की एग्जांपल मैंने दी, सेंसस ऑफ इंडिया की एग्जांपल के अगर हम रिस्पेक्ट में चलें तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है, व्हाट इज दैट इज नियर अबाउट 132 करोड़, प्लस माइनस है कुछ इसमें, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर आई एम टेलिंग यू। 132 करोड़ को अगर मैं लेके चलती हूँ, प्लस माइनस है इसमें, इट कैन बी 130, इट कैन बी 135। तो ये जो है, ये पॉपुलेशन हमारी, इस पॉपुलेशन को अगर पूरी पॉपुलेशन को कवर करना है तो फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए कि कितना टाइम लगेगा हमें इसका डाटा कलेक्ट करने में, ठीक है। इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। तो अगर हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों की वजह से डाटा जो है हमारा, वो कलेक्शन जो है वो ईजिली और कम टाइम में हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल टू लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। और ये क्या है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है। स्मॉल जो पॉपुलेशन है सिर्फ उसको कवर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। तो अब हम सेकेंड मेथड की बात करें फ्रेंड्स, दैट इज सैम्पलिंग सर्वे, ठीक है। तो सैम्पलिंग सर्वे का सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। अब जैसा कि मैंने सेंसस में बताया कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 के 100 को 1 बाय 1 मैं क्या कर रही हूँ, ला रही हूँ, एंड उनके जो मार्क्स हैं उनको मैं कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब सैम्पलिंग में क्या होगा कि मैं एक सैंपल उठा लूंगी आपकी क्लास में से, सभी बच्चों को नहीं बुलाऊंगी, बल्कि कुछ सैंपल स्टूडेंट्स को जो मैं उठा लूंगी एंड सिर्फ उनके मार्क्स को मैं नोट डाउन कर लूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स है तो मैंने क्या किया, 30 का सैंपल ले लिया, जिसमें मैंने क्या किया, 10 फ्रॉम द हायर रैंक ले लिए एंड 10 फ्रॉम द लोअर रैंक ले लिए, ठीक है, एंड 10 फ्रॉम द मिडिल रैंक। मतलब वो बच्चे जो कि हाईएस्ट स्कोरर थे वो ले लिए 10, जो 10 लोएस्ट स्कोरर थे वो ले लिए, और 10 मिडिल स्कोरर मैंने बच्चे जो हैं वो उठा लिए। और उसके बाद मैंने सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो भी मैथडोलॉजी, जो भी मेथड, जो भी टेक्निक मुझे यूज करनी थी वो मैंने यूज की, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया, वो टेक्निक यूज करने के बाद मैंने उन बच्चों को, जो आपकी पूरी क्लास की एवरेज है, वो मैंने निकाल के बता दी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अब मैंने पॉपुलेशन से सैंपल को उठाया, पॉपुलेशन मीन्स पूरे आपके 11th क्लास के पूरे 100 स्टूडेंट्स जो है वो पॉपुलेशन है, और जो 30 स्टूडेंट्स मैं उठा रही हूँ फ्रेंड्स, वो जो है वो क्या है, वो होता है हमारा सैंपल। वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है सैंपल, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके 100 में से 30 स्टूडेंट्स उठाए, लेकिन वो 30 स्टूडेंट्स कैसे थे, 10 फ्रॉम द स्टार्टिंग, 10 फ्रॉम द एंड एंड 10 फ्रॉम द मिडल, ठीक है। उससे क्या हो गया, मेरी जो पॉपुलेशन थी फ्रेंड्स वो कैसी हो गई, मेरी पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो गई। मेरी पॉपुलेशन कैसी होगी फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेटिव होगी। तो अगर मेरी पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंटिंग नहीं है, वो मेरी जो सैंपल है वो मेरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो मेरी कंक्लूजन्स है वो कैसी आएंगी फ्रेंड्स, वो गलत हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसकी यूजेबिलिटी को देख लेते हैं। तो यूजेबिलिटी में कहा जाता है कि लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि इसमें हमें सैंपल उठाना है तो हम लार्ज पॉपुलेशन को इसमें क्या कर सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे अभी 130 करोड़ पॉपुलेशन की बात या 132 करोड़ की पॉपुलेशन की हम बात कर लेते हैं, अगर उसका हमें डाटा कलेक्ट करना है तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हम पूरे 130 या 32 करोड़ पॉपुलेशन के पास नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम कुछ एरियाज रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उन एरियाज में जाके हम कुछ लोगों को, कुछ हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, उनसे हम क्या करेंगे, सिर्फ डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और बाकियों से नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकेंड पॉइंट इसका यूजेबिलिटी का आता है कि यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हम कंसीडर करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सिमिलर होने चाहिए फ्रेंड्स, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डाइवर्स थे, ठीक है। सैम्पलिंग की बात करें तो यहाँ पे सिमिलर होते हैं, लेकिन सेंसस की बात करें तो वहाँ पे डाइवर्स होते हैं, वहाँ पे हेटेरोजीनियस होते हैं और यहाँ पे होमोजीनियस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या करता है फ्रेंड्स, इंटेंसिव एग्जामिनेशन करता है। इंटेंसिव मीन्स सिर्फ एक वेरिएबल को लेके उसके ऊपर स्टडी करता है, ठीक है। अब एक वेरिएबल को लेके स्टडी करेगा, जिसके लिए, और वो भी कैसे, सिर्फ ओवरव्यू चाहिए इसको,
बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी जो है वो नहीं चाहिए। वहाँ पे क्या था, इंटेंसिव एग्जामिनेशन, क्योंकि एक एक पर्सन को खुद जाके पर्सनली हम लोग क्या कर रहे थे, डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ बंदे उठा लिए, सैंपल सिलेक्ट कर लिया एक, और उस सैंपल के साथ हमने क्या कर दिया, उसमें हमने जो भी रिजल्ट है वो कंक्लूड कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस नॉट के ऊपर फोकस कीजिएगा, इस नॉट को याद रखिएगा कि जो हमारा सेंसस सर्वे होता है उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है, और इसमें सैम्पलिंग में हमें वो नहीं चाहिए है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं, बट मेरिट्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होगा, डिफरेंट तरह के क्लॉथ होगा, ठीक है। अब उस क्लॉथ में क्या है, अगर आपको अपनी इंडस्ट्री से क्लॉथ जो है किसी होलसेलर को या किसी रिटेलर को सेल करना है, सो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? क्या बंदा बिना देखे आपसे ले जाएगा, या फैक्ट्री में आके इतने बड़े बड़े जो थान होते हैं वो आप दिखा सकते हो? नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एक नोटबुक बनाई जाती है, सैंपल नोटबुक उसको कहा जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जितनी भी तरह के क्लॉथ हमारी इंडस्ट्री में बन रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में बन रहे हैं, हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें पेस्ट करते जाएंगे, और उससे क्या होगा कि वो एक सैंपल बुक बन जाएगी। और जो भी पर्सन एज अ बायर हमारे पास आएगा, चाहे वो होलसेलर है चाहे वो रिटेलर है, हम उनको वो सैम्पलिंग की बुक दिखाएंगे, और उससे वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि कपड़े की क्वालिटी ये है और प्राइस ये है, वो सब कुछ वहां पे उनको मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। लेकिन अगर वही वो बंदा पूरे पूरे थान जाके चेक करेगा, सो दिस बिकम्स सेंसस, तो ये सेंसस सर्वे बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपने इस पे मेरिट्स पे। तो ये इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल क्यों होता है फ्रेंड्स? इकोनॉमिकल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम और पेमेंट, पैसों को वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो टाइम भी सेव कर लिया इसने। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि यहाँ पे हमें सैंपल लेना है। ठीक है, तो जब हम सैंपल लेंगे, जैसे मैंने लिया 100 स्टूडेंट्स में से मैंने सिर्फ 30 को ही क्या किया, इन्फॉर्मेशन 30 से ही कलेक्ट की। अब जो 30 से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है फ्रेंड्स, उस इन्फॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, मुझे उसको इस तरह से यूज करना है कि वहां पे अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है तो वो मुझे दिख जाएगी। ठीक है, अगर तो गलती नहीं है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर गलती है तो क्योंकि 30 सैंपल्स हैं, सिर्फ 30 ही मेरे पास क्वेश्चनर्स फिल्ड हैं, सिर्फ 30 ही चीज़ों को मुझे चेक करना है, तो मैं आराम से चेक कर लूंगी। लेकिन वही मुझे 100 चीज़ों को चेक करना पड़े या 1000 चीज़ों को चेक करना पड़े, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मैं एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर लूंगी लार्ज अपनी पॉपुलेशन में, लेकिन जब सैंपल की बात आती है तो उसमें मैं आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कहते हैं पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन को ये कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब है क्योंकि हमारे पास सैंपल में जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो छोटी होती है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है फ्रेंड कि उसको मैनेज किस तरह से करना है, उसको हैंडल किस तरह से करना है, तो वो जो है क्या होगा फ्रेंड्स, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरी जो सैम्पलिंग है, जो सैंपल मैंने डिराइव किया है, वो क्या है, वो बहुत छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड मोर साइंटिफिक, एक्चुअली हमारे एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है फिशर। ठीक है, आर.ए. फिशर के नाम से हम उनको जानते हैं, आप आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि सैम्पलिंग सर्वे जो है ये बहुत ही साइंटिफिक सर्वे है। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंटली क्या करता है, डिफरेंट एंगल्स के साथ चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करके बता देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके डीमेरिट्स को देख लेते हैं। तो इसके डीमेरिट, सबसे पहले तो इसको कहा गया है कि ये पार्शियल मेथड है। अब पार्शियल क्यों कहा गया है फ्रेंड्स, पार्शियल का क्या मतलब है यहाँ पे? पार्शियल का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, वो हम एक सेक्शन की करेंगे। ठीक है, जब हम एक सेक्शन की करेंगे, पूरी ओवरऑल नहीं करेंगे, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, पार्शियल। ओवरऑल होता है सबको और पार्शियल होता है कुछ पार्ट को, तो हम यहाँ पे कुछ पार्ट का सर्वे कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी 100 पॉपुलेशन में से सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, पार्शियल कलेक्शन की। ठीक है, रॉन्ग कंक्लूजन, अगर हमारा, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारा जो हमने सैंपल लिया है वो रिप्रेजेंटिंग नहीं है, जैसे मुझे 30 स्टूडेंट्स लेने थे, तो अगर मैं 30 टॉप के 30 ले लेती तो मेरी कंक्लूजन तो गलत आ जाती। मैं तो ये बताती कि ये क्लास तो बहुत बेस्ट है, इस क्लास में तो है ही टॉपर्स, ये क्लास की एवरेज पूरी टॉपर पे जाती। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसके कुछ
बच्चे जो हैं वो नालायक भी हैं, कुछ फेलियर्स भी होंगे, कुछ मिडल उसमें आपके रैंक में भी होंगे, तो मुझे उन सबको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ टॉप के उठाती तो मैं कहूँगी ये तो बहुत अच्छी क्लास है, अगर मैं सिर्फ बॉटम के उठाऊंगी तो मैं कहूँगी कि नहीं ये तो बिल्कुल ही घटिया क्लास है, और अगर मैं मिडिल के बच्चों को उठाऊंगी तो मिडिल रैंक वालों को, तो मैं कहूँगी कि ये तो एवरेज क्लास है। ठीक है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि मैंने अपना जो सैम्पल सिलेक्ट किया है वो कैसा सिलेक्ट किया, क्या मेरा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एंड हमारा जो भी अभी हमने सैम्पलिंग सर्वे पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कैसा होता है, ये हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन पे जो है काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है लेकिन एक जैसी पॉपुलेशन को। ठीक है, जो कि सिमिलर पॉपुलेशन को होती है, जैसे हमने यूजेबिलिटी में पढ़ा, ये डाइवर्स पॉपुलेशन को कवर नहीं करता है। प्लस एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर इस तरह के मेथड को होल्ड ऑन करेगा, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करेगा और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता क्या है और किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं माइंड में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई थिंक मैंने आपको आज का टॉपिक क्लियर कर दिया होगा। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पलिंग मेथड एंड सर्वे मेथड का डिफरेंसेस जो है उनको हम पढ़ेंगे, और प्लस विद दैट हम टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे, और विद दैट हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, सो दैट कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वही इन्फॉर्मेशन बाकी बच्चों को भी मिल सके। ठीक है, जैसे कि चैनल का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज बेल आइकन। इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि मेरी अपकमिंग सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।